स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार गौड़ आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम आज इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम 9th, 10th, 11th, 12th और BSc के मैथमेटिक्स लेक्चर उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए मैं सर्वोदय एजुकेशन हब की सारी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th RBSc का पहला टॉपिक मैट्रिक्स, जो इसका तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की अंक भार के बारे में आपको बता देते हैं कि बोर्ड के अंदर इसमें कितने नंबर का प्रश्न आता है। इसके अंदर जो बोर्ड के अंदर प्रश्न आता है वो 3 नंबर की ये एक्सरसाइज है, जिसमें से टोटल 3 नंबर की है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो ये टोटल एक्सरसाइज है हमारे पास, वो 3 नंबर की है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हम बात करते हैं। जो मैट्रिक्स थी, हमने 9th 10th में द्विघात युगपत समीकरण और 11th के अंदर तीन चरों वाली रैखिक समीकरण और उन जितनी भी समीकरणों को हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया, जैसे प्रतिस्थापन विधि होगी, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड हो गया, ग्राफीय विधि से किया। तो इन सभी को देखते हुए 1857 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्थर केली। उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा एक अभिव्यू का सिद्धांत दिया, जिसे हमने इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे बात करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे और इसकी एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे और बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं आएगी और आप ध्यान से बस इसको पढ़ते जाइए। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? जब हम पंक्ति और स्तंभ को किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अभिव्यक्ति के संकेतन क्या होते हैं। अभिव्यक्ति के संकेतन यानी कि अभिव्यक्ति जो मैट्रिक्स है उसको हम कितने प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर ये वाला चिन्ह होता है, और कुछ किताबों के अंदर इसको इस चिन्ह से भी व्यक्त किया जाता है और कुछ के अंदर इसको इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ये इसके संकेत हो गए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अवयव की पंक्ति क्या होती है और अवयव का स्तंभ क्या होता है। अब देखो, अवयव की पंक्ति के बारे में बात करते हैं। अवयव की पंक्ति यानी कि उसकी रो। जो अवयव की पंक्ति है, जैसे हमारे पास कोई अवयव है ये, ठीक है, इसके अंदर हम जब अवयव को, अक्षरों को हम इस अवयव में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? अवयव की पंक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अवयव की पंक्ति कहलाती है। और दोस्तों, जो ये पंक्ति है वो हमारी क्षैतिज होती है। क्या होती है? क्षैतिज रूप में होती है। या हम इसको क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं
हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल। और जो कॉलम होता है अवयव का, वो हमारे अवयव के अंदर पंक्तियां तो इस रूप में व्यवस्थित होती है और कॉलम किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, इस रूप में। इसको सी से लिख देते हैं, अवयव को आर से लिख देते हैं। जैसे मैं अब बना देता हूं कॉलम है कोई भी पंक्ति का, जैसे 3 हो गया और 4 हो गया, ये क्या कहलाते हैं, इस रूप में जो चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवयव का या मैट्रिक्स का कॉलम या स्तंभ बोल देते हैं। जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर होते हैं, क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर, या हम इसको इंग्लिश में वर्टिकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप देखते हैं कि मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप कौन सा होता है। अब देखो, जैसे मैट्रिक्स को कैसे बनाया जा सकता है, देखो मैं लिखते हैं इसको आई जे एम इंटू एन। जो मैट्रिक्स बनती है हमारे पास, जो मैट्रिक्स बनती है वो किस रूप से बनती है, इस माध्यम से बनती है। जहां पर आई है वो क्या कहलाता है, पंक्तियों की संख्या, और जो जे है वो किसके बराबर होता है, वो यहां आई को हम क्या लिख सकते हैं, पंक्तियों की संख्या, और वो किसके बराबर चलती है, एम के बराबर चलती है। ठीक है, और जो जे होता है वो स्तंभों की संख्या से डिनोट करते हैं, स्तंभों की संख्या, यहां हम इसको एम के बराबर लिख देते हैं। जैसे एम के मान क्या होते हैं, 1 2 3 आगे आगे चलते रहते हैं, और एन के मान 1 2 3 और आगे एम तक चलेंगे, और इसमें एन तक कुछ भी मतलब नंबर आ सकते हैं यहाँ पे अपने वास्तविक संख्याएं। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर जो हमारे पास ये मैंने लिखा है, इससे मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसके लिए बात करते हैं, देखते हैं। मैंने लिखा A बराबर आई जे एम इंटू एन, जहां m पंक्तियों की स्तंभ संख्या और n स्तंभों की संख्या से लिखा जाता है। ठीक है, अब इससे हम लिखते मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, देखिए। जब मैं i और j के मान या m या n के मान 1 2 3 या 1 2 3 में चलाते हैं, तो मैं i और j का मान 1 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, और 1 और 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे i और j की तरह 1 या 3 रखूंगा तो ये आ जाएगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ 3 इंटू 3 की, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें 3, और स्तंभों की संख्या भी क्या होगी इसमें 3, यानी कि रो और कॉलम उसमें कितनी कितनी संख्या है 3 3। तो अब ये 3 कंप्लीट हो गए, इसमें क्या बनेगी रो 1, रो 2 और रो 3। इसी प्रकार कॉलम की बात कर ले तो इसमें C1 C2 और C3 बनेगा। अब नेक्स्ट रखते हैं। अब नेक्स्ट कैसे रखेंगे 2 1, आई की जगह क्या रखेंगे 2 और जे की जगह रखेंगे 1। उसके बाद आगे 2 2 2 3, इसी प्रकार से नेक्स्ट 3 1 3 2 और 3 3। तो हमारे पास ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। हाँ, एक बात और, जो ये m इंटू n होता है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है, या उसको क्रम, या तो इसको बोल सकते हैं अवयव का क्रम या उसकी कोटि। क्या बोल सकते हैं अवयव का क्रम या उसकी कोटि। इस पता चलता है कि इससे हमें कि वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है या कितनी कोटि की है। जैसे यहां से पता चल गया m इंटू एन कितना है 3 इंटू
3। तो ये कितने ऑर्डर की है? 3 इंटू 3। हम इसी प्रकार 2 इंटू 2 की बना सकते हैं, 2 इंटू 3 की बना सकते हैं, 3 इंटू 2 की बना सकते हैं। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है, जैसे मैं आपको 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं। देखो मैं कोई एग्जांपल ही लिख देता हूं, जैसे 2 इंटू 2 का कोई भी एग्जाम, अब कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं वास्तविक संख्या, 1 2 माइनस का 1 और 3, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 की होगी। अगर हमें, क्योंकि देखो इसमें रो कितनी है? R1 और R2, कॉलम कितने हैं? C1 और C2। अगर ये अवयव की कोटि है, अगर हमें इसके अंदर कितने अवयव है बताने की, कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपल m इंटू n कर देंगे और हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा? वो जितने इसके अंदर एलिमेंट है वो आ जाएंगे। जैसे मैं 3 इंटू 3 कर देता हूं तो इसमें कितना आ गया? 3 3 9। तो मेरे को कितने इसमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम जैसे इसके अंदर 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें 4 एलिमेंट है। इसी प्रकार आप 2 इंटू 3 की बना सकते हो या 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव पे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है, या पंक्ति अवयव, ठीक है। इसको 1 इंटू n क्रम में लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, 2 3 4, कितने इंटू कितने की है ये? इसमें रो कितनी है? केवल एक है। और कॉलम कितने हैं? 3। देखो इसको किस में लिखते हैं? 1 इंटू n क्रम में लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? जिस प्रकार से हमने यहां रो मैट्रिक्स को लिखा है उसी प्रकार से वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव। देखिए इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए इसमें सिर्फ स्तंभ कितना है? केवल एक। और इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं? m इंटू 1, यानी कि इसमें रो कितनी है? कितनी रो है? 3। और कॉलम कितने हैं? 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देख लो, सबसे पहले लिखते हैं रो 3, फिर लिखते हैं कॉलम। तो इसको m इंटू 1 या 3 इंटू 1 के ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी मैट्रिक्स शून्य अवयव की। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? शून्य होंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव। इसे हम इस संकेत से दर्शाते हैं। देखो अब एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मैं आपको इसके अंदर 2 इंटू 3 का, यानी कि पंक्तियां तो कितनी होगी उसमें? 2 और स्तंभ कितने होंगे? 3। तो देखो ये देखो कितने कॉलम आ गए? C1 C2 और C3। इधर R1 R2। ये देख लो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें तीनों के तीनों क्या है? ये देखो तीनों के तीनों कॉलम 0 और रो 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसे हम रफ कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट प्रकार पे चलते हैं।
अब हम हमारे अवयव के नेक्स्ट प्रकार के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रकार क्या है? वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। वह अवयव जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? बिल्कुल बराबर हो। जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, यानी कि m बराबर क्या होगा? n के, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव बोलते हैं। ठीक है, हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए। जैसे मैं अब 2 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स बनाऊंगा, 3 इंटू 3 की जो मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें पंक्तियों की स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। जिसमें पंक्तियों की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है? स्तंभों की संख्या के बराबर। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे 2 इंटू 2 की, जैसे 2 1 -1 3। इसमें रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया वर्ग मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा है डेफिनेशन में, m इक्वल टू क्या होता है? n, यानी कि जो पंक्तियों की संख्या है वो किसके बराबर होती है? स्तंभों के बराबर होती है। तो 2 बराबर 2। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल, वर्ग मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या किसके बराबर लेनी है? स्तंभों के बराबर। 3 इंटू 3 की, ये कौन सी होगी? वर्ग मैट्रिक्स होगी। जैसे इसके अंदर 1 3 4 कुछ भी लिख दो, 1 2 3, यहाँ 0 -1 3 4 3 2। ये क्या है? R1 R2 R3, और ये है C1 C2 C3। तो ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल आ गया वर्ग मैट्रिक्स का, जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है? स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो ये भी क्या है? एक वर्ग मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? वह अवयव, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे, यानी कि 0 होंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। देखो मैंने क्या बोला डेफिनेशन में कि वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, यानी कि विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण क्या होता है? आपको मैं ये समझा देता हूं। पहले मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की, इसमें मैं एलिमेंट लिख देता हूं 3 4 5 और 0 0 0 0 0 0। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है? ये होता है मुख्य विकर्ण, इसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। तो डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था कि वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य विकर्ण, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। या इसके लिए हम 2 इंटू 2 का एग्जांपल लें, हमारा सेकंड एग्जांपल। देखो 3 2 0 0, ये रहा मुख्य विकर्ण और बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 0। नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह विकर्ण अवयव जिसमें अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। यानी कि जो अभी मैंने बताया था कि मुख्य अवयव क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, उसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम।
अभी मैंने डेफिनेशन में बोला था कि मुख्य विकर्ण सारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो इसके सारे के सारे मुख्य विकर्ण क्या है, एक समान है, यानी कि जो इसका डायगोनल है वो क्या है, 3 3 3। और इसके लिए हम आपको एक टिप्पणी बताते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जब aij 0 होता है, aij क्या होता है, 0 होता है जब इसकी दो कंडीशन बनती है। इसको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। एक तो आएगा 0, एक कुछ वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। 0 कब आता है, देखो 0 कहां कहां आ रहा है, इस पोजीशन पे 0 आ रहा है, इन सभी पोजीशंस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि जब i और j का मान बराबर होता है तब तो कुछ वैल्यू आती है, यानी कि i और j का मान जब बराबर होगा, i और j का मान जब बराबर होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, कुछ भी। और 0 कब होगा, जब i और j का मान बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये होता है 1 2 a 1 2, यहाँ पे देखो ये होता है i का मान और ये होता है j का मान, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो देखो क्या होगा, ये हमारा कौन सा है, a 2 2, देखो यहाँ पे i और j का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 बराबर है, i और j का मान बराबर है। तो देखो i और j का मान क्या है, बराबर है, तो कुछ वैल्यू आ रही है, देखो कुछ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 3 आ रहा है। तो i और j का मान बराबर होगा तब तो कुछ वैल्यू आएगी, और i और j का मान बराबर नहीं होगा तब क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। और इसके अंदर एक थोड़ा सा बात ध्यान रखना कि जो k है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर k 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे अब यहाँ पे k का मान ही 0 आता है, ये सारी k की वैल्यू आ रही है, तो ये 0 होगी तो सारी की सारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0। तो k का मान यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब हम अपने नेक्स्ट प्रकार पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रकार क्या है, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह अदिश अवयव, वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं 2 × 2 का एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने भी क्या बोला, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या है, इकाई या तत्समक या 1। तो ये इकाई, देखो इसके मुख्य डायगोनल क्या है, इकाई हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। ये कितने इंटू कितने की थी, 2 × 2 की। अब हम 3 × 3 की बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में। मुख्य विकर्ण क्या होगा, 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास 3 × 3 की एक तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसके अंदर कुछ बात करते हैं। देखो इसकी एक संक्षिप्त टिप्पणी देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे तो आ रहे हैं इकाई एलिमेंट्स और अन्य क्या आ रहे हैं, 0। तो देखो अब यहां पे aij हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहां तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में 1 आएगा, यहां आएगा 0। देखो यहां 0 आ रहा है और यहां 1 आ रहा है। अब 1 कब आ रहा है, जब i की वैल्यू क्या है, j के बराबर है। ये देखो यहां पे क्या होता है, a11 होता है और यहां पे क्या होता है, a22 होता है। देखो i और j की वैल्यू जहां बराबर आती है वहां क्या आता है, 1। और जहां यहां पे भी देख लो 1 1 a 2 2 a
3 यानी कि i और j की वैल्यू बराबर है तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अदर में क्या आ रहा है 0, मतलब जहां i और j की वैल्यू बराबर नहीं है तो वहां क्या होगा 0 आएगा। देखो यहां पे देखो, मैं एक एग्जांपल इसके अंदर बता देता हूं आपको। ये क्या है 1 1 और 1 2। यहां पे देखो i और j की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल है। इसके अंदर भी यहां पे देख लो i और j की वैल्यू है वो नॉट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके नीचे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपने। मैं यहां पे एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखो मैं 3x3 का, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने 3x3 में ज्यादा आपको बहस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 4 3 2, यहां पे लिख देते हैं 0 0 और 0, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 0 0 और 0। इसको क्या बोलेंगे हम? ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि देखो मैंने भी डेफिनेशन में बोला ही था कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या होंगे? शून्य। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसके नीचे के सारे अवयव क्या बन रहे हैं? शून्य। या ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है? एक ट्रायंगुलर बन रहा है, देखो। तो इसे क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे इसकी टिप्पणी करते हैं। देखो अपने पास मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है। तो यहां पे जो AIJ मैट्रिक्स है अपने पास, इसको सीधा लिख लेते हैं AIJ, वो क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी। जब क्या कहलाएगी? हमारे पास 0 कहलाएगी जब यहां देखो इसके अंदर इसको उठाते हैं हम। ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? ये है 2 1। ये कौन सा एलिमेंट है? 3 1। ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? 3 2। तो आप स्टूडेंट इसके अंदर ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास i की जो वैल्यू है ना, वो j से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। यानी कि यहां पे क्या होगा? i इज ग्रेटर देन j, यानी i इज ग्रेटर देन j, यानी कि i बड़ा होगा यहां पे j से, ठीक है। कब? जब AIJ किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ऐसे ही 2 × 2 के अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके अंदर देखो वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसको हम क्या बोलेंगे? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। 1 3 4 5 6 7 0 0 0। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? ऊपर वाले 0 आ रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है? ये और ये तीनों के तीनों एलिमेंट, यानी कि AIJ 0 कब होता है? जब J की वैल्यू ग्रेटर देन होगी I से, यानी कि J बड़ा होगा I से। अपने चेक कर लेते हैं ये कौन सा एलिमेंट है हमारे पास मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का है 1 2 एलिमेंट, और ये मैट्रिक्स का है
1 3 एलिमेंट, और ये मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास है 2 1 2 2 और 2 3। तो यहां पे देख लीजिए हमारे पास जो जे है, यहां पे देखिए जे क्या आ रहा है, तीनों की तीनों कंडीशन के अंदर जे क्या आ रहा है, आई से बड़ा आ रहा है। तो हमारे पास ये कौन सी हो जाएगी, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी इस पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे, कि ये कौन सी होगी अपने पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ठीक है, अब आप अपने नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखो इसको रफ कर लेते हैं। बोल दो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर, समान अवयव या इक्वल अवयव। एक ही क्रम की दो मैट्रिक्स जिनके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, बिल्कुल एक जैसे हो, उनको क्या बोलते हैं हम, समान अवयव या इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल द्वारा बताता हूं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, मैं लेता हूँ 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स, 2 इंटू 3 की कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें रो कितनी है, 2। जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, A11 A12 और A13, A21 A22 और ये 23। और इसके सामने मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 इंटू 3 की, जिसमें मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 3 4 5 3 9। ठीक है, ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स समान अवयव कब कहलाएगी, जब इसके ये वाला एलिमेंट यानी कि A11 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। A11 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। A12 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। और A13 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। ऐसे सारे के सारे, जैसे A21 5 के बराबर, A22 3 के बराबर, A23 9 के बराबर। जैसे एलिमेंट जैसे इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो समान अवयव या इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक नंबर 3, अवयव के गुणधर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवर्त अवयव क्या कहलाती है या ट्रांसफर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाती है। जब हम कोई मैट्रिक्स के पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तन कर देते हैं और स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि कॉलम चेंज इनटू रो एंड रो चेंज इनटू कॉलम, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, परिवर्त अवयव कहलाती है। ठीक है, वो हमारे पास परिवर्त अवयव कहलाती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए, जैसे इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 0 2 1, कितने इंटू कितने की है, आप पहले रो देख लो इसमें कितनी है, 1 और 2, तो पहले रो लिख दो। और कॉलम देख लो कितने हैं, 3 है, 1 2 3 कॉलम। ठीक है, तो जैसे ही ये मैट्रिक्स है, जैसे ही मैं इसका ट्रांसफर करूंगा, जैसे ही इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, हमारे पास ये इस टाइप में आ जाएगी। पहली रो कहां चली जाएगी, पहले कॉलम में। तो देखो पहली रो कहां गई, पहले कॉलम में 2 3 1। और दूसरी रो कहां चलेगी, दूसरे कॉलम में। दूसरी रो आ जाएगी दूसरे कॉलम में। तो इसको चेंज कर दो, दूसरी रो के दूसरे कॉलम में लिख दो 0 2 1। तो अब देखो कॉलम तो कितने हो गए, 2, और रो कितनी हो गई, 3। जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम किस में परिवर्तन हो जाएगा, रो में, और रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। ठीक है,
अब हम अवयव के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। और देखो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसके संकेत बता देता हूं आपको। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, एम इंटू एन क्रम में है, जब उसका ट्रांसफर कर देंगे हम, जैसे उसका ट्रांसफर करेंगे, इसको ए डैश या ए टी से लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा ए जे आई एन इंटू एम, ए जे आई एन इंटू एम में बदल जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्त के गुणधर्मों की। हमारे पास क्या है, परिवर्त के गुणधर्म, उनकी बात करते हैं। ये हमारे पास मैंने 4-5 कुछ समीकरण लिखी हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो जब हमारे पास प्लस माइनस ए बी और उसका ट्रांसफर करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसफर्स प्लस माइनस बी का ट्रांसफर्स, और ए और बी के अंदर है तो इसको हम लिखेंगे बी का ट्रांसफर्स ए का ट्रांसफर्स, और के ए टी है तो के कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको तो छोड़ देंगे और ए का क्या कर देंगे ट्रांसफर, यहां पे लिख देंगे के क्या है, कोई अचर अवयव है, ठीक है। और ए का ट्रांसफर क्या होता है, अगर हम किसी ट्रांसवर्स का ट्रांसफर करते हैं, अब देखो मैं ट्रांसफर करूंगा तो रो किस में बदल जाएगी, कॉलम, और कॉलम किस में बदल जाएंगे, रो में, और फिर मैं उसका ट्रांसफर कर दूंगा तो वापस वो की वही मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि वापस कॉलम किस में बदल जाएंगे, रो में, और रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। यानी कि जब हम दोबारा ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास पहली ही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि किसी ट्रांसफर का ट्रांसफर करते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास, जो मूल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और इस टाइप में हो तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं ए टी की पावर एन, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सममित अवयव या विषम सममित अवयव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि, मैंने रेड पेन से यहां पे देखो डिब्बे में लिख दिया कि किसी का ट्रांसफर करें कोई मैट्रिक्स लेके, वो किसके बराबर आ जाए, अपनी मूल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, सिमेट्री मैट्रिक्स या सममित अवयव। और विषम सममित अवयव क्या होती है, एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाती है यदि और केवल यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर करें तो हमारे पास क्या आ जाए, वो माइनस के साथ आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए पहले हम ले रहे हैं सिमेट्री मैट्रिक्स या सममित अवयव के लिए एग्जांपल। तो मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 इंटू 2 की, आप 3 इंटू 3 की भी ले सकते हो, 2 इंटू 2 की भी ले सकते हो, 2 3 3 2, और इसका मैंने कर दिया है ट्रांसवर्स। जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा देखो तो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रो किस में बदल जाएगी, अभी अपनों ने पता ही था कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर करते हैं तो रो किस में बदल जाते हैं, कॉलम, और कॉलम किस में आ जाते हैं, रो में, स्तंभ पंक्ति में और पंक्ति स्तंभ में। जो पंक्ति है वो किस में चली जाएगी, स्तंभ में, और ये नीचे वाली पंक्ति वापिस दूसरे स्तंभ में। तो अब देखो इस पे कोई फर्क पड़ा है क्या, 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये किसके बराबर आ गया, ए का ट्रांसवर्स, ए का ट्रांसवर्स आ गया ए के बराबर, तो इसे क्या बोल देंगे, सममित अवयव। ऐसे आप 2 इंटू 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, आगे अपने क्वेश्चन में करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब हम विषम सममित के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने विषम सममित के लिए क्या बोला था कि जब उसका ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वो मैट्रिक्स, मूल मैट्रिक्स माइनस के साथ आएगी। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसके लिए मैं 2 इंटू 2 का एग्जांपल लेता हूं, 0 -3 3 0। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कितने के ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर क्या है, कोटि, 2 इंटू 2 की है।
इसका ट्रांसफर कर दो। जैसे ही इसका ट्रांसफर करेंगे तो रो किस में बदल जाएगा, कॉलम, और कॉलम किस में आ जाएंगे, रो में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ए का ट्रांसवर्स किसके साथ आ गया। अब ये वाली मैट्रिक्स कब बनेगी, जब यहां से हम माइनस कॉमन ले लें या माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे ही मैं यहां पे माइनस करता हूं तो जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा। प्लस वाला किस में चेंज हो गया, माइनस में, और माइनस वाला प्लस में। अब ये जो मैट्रिक्स है कैसी है, हमारी मूल मैट्रिक्स आ गई। 0 - 3 3 0, देखो 0 - 3 3 0, मूल मैट्रिक्स आ गई। तो ए का ट्रांसवर्स किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स 2-3 प्रमेय देखते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, पहली हमारे पास a + a का ट्रांसवर्स एक सममित अवयव होता है। इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। मैंने सममित अवयव की अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, a का ट्रांसवर्स किसके बराबर होता है, a के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसको, माना P = a + a का ट्रांसवर्स। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, हमारे पास एक सममित अवयव है, तो मैं दोनों पक्षों में क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों में परिवर्त या ट्रांसवर्स लेने पर, ट्रांसवर्स करने पर, तो हम जैसे इधर क्या कर देंगे, इसका ट्रांसवर्स कर देंगे और इधर a + a की t का ट्रांसवर्स कर देंगे। अभी मैंने जस्ट थोड़े टाइम पहले जब परिवर्त के अवयव के गुणधर्म बताए थे, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद होगी कि a + b का जो ट्रांसवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, a के ट्रांसवर्स प्लस b के ट्रांसवर्स के बराबर। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ p का ट्रांसवर्स पड़ा है तो a का ट्रांसवर्स प्लस a के ट्रांसवर्स का ट्रांसवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। और मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि किसी का ट्रांसवर्स का ट्रांसफर कर दे तो हमारे पास मूल मैट्रिक्स आ जाती है। तो a का ट्रांसवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वो मूल मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे a। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + a का t, और ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में देखिए क्या p बन गया, क्या ये बन गया ना, तो बस इसकी जगह क्या लगा दो, p लगा दो। p का ट्रांसफर किसके बराबर आ गया, p के बराबर। तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया कि कोई भी एक सममित अवयव हो, a + a का ट्रांसवर्स एक सममित अवयव होता है, तो हमने ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गई। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि किसी भी सममित अवयव का परिवर्त करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक सममित अवयव कहलाता है। उसके बाद हम सेकंड में बात करते हैं कि a - a का ट्रांसवर्स क्या होता है, एक विषम सममित अवयव। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। देखिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, मैंने लेट कर लिया कि P = a - a का ट्रांसवर्स लिखेंगे दोनों पक्षों में परिवर्त करने पर या ट्रांसफर करने पर कर दो। इधर क्या हो गया, P का T, इधर a - a का t का ट्रांसवर्स। ठीक है,
अब वही प्रॉपर्टी होगी, मैंने आप ध्यान से देखोगे तो मैंने प्लस माइनस दोनों के लिए वो प्रॉपर्टी बताई थी आपको, तो वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो यहाँ पे। तो देखो P का ट्रांसवर्स इस पे तो क्या हो जाएगा A का ट्रांसवर्स, और माइनस का माइनस इस पे क्या हो जाएगा A की ट्रांसवर्स का ट्रांसवर्स। अभी मैंने आपको जस्ट टाइम पिछली प्रॉपर्टी में बताया कि A की ट्रांसवर्स का ट्रांसवर्स क्या कहलाता है, A कहलाता है। तो P की T बराबर A की T माइनस A का ट्रांसवर्स का ट्रांसवर्स क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। अब यहां से हम क्या कर लें, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस को जैसे ही बाहर निकाल लेंगे तो A तो हो जाएगा प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का। और हमारे पास ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन 1 में क्या बन गया, ये P बन गया ना। तो यहां पे क्या पुट कर दो P, सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहां पे क्या आ जाएगा P। तो हमारे पास सेकंड भी क्या होगी, प्रूव हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। चलो थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड पे बात करते हैं हम। देखो हमारे पास थर्ड क्या है कि ए का ट्रांसवर्स तथा ए का ट्रांसवर्स एक सममित अवयव। इन दोनों में से मैं आपको एक करवाऊंगा। कौन सी करवानी है, पहली या दूसरी? पहली करवानी है, ठीक है पहली करते हैं अपने, ठीक है। तो देखो मैं लेट कर लेता हूं P इक्वल टू ए का ट्रांसवर्स। ये हमारे पास क्या होता है, एक सममित अवयव कहलाता है। तो दोनों पक्षों में क्या कर दो, सेम प्रोसेस चलेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करते जाओ अपने आप आंसर आ जाएगा। दोनों पक्षों में परिवर्त लेने पर यहां परिवर्त करने पर, ठीक है। तो इधर P का ट्रांसवर्स, यहां पे क्या हो जाएगा A की ट्रांसवर्स का। और आपको याद होगा मैंने मल्टीप्लाई में कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, रिवाइज कर लो फटाफट। क्या बताया था मैंने कि A B का जो ट्रांसफर्स होता है वो B का ट्रांसफर्स और A की ट्रांसफर्स के बराबर होता है, बताया था ना मैंने, याद आ गया होगा आपको। चलो फिर देखते हैं, इस पे अप्लाई कर दो ये वाली प्रॉपर्टी। P का ट्रांसफर्स, इस पे जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो A का तो क्या हो जाएगा, ये तो ये B की जगह काम कर रहा है तो इस पे ट्रांसफर्स लग जाएगा, और ये A की जगह काम कर रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफर्स लग जाएगा। तो A का ट्रांसफर्स किसके बराबर होता है, A के बराबर, और यहाँ A का ट्रांसवर्स पड़ा है, ठीक है। और इसको हम सिमेट्री होता है ये, तो इसको चेंज कर लो, A के ट्रांसवर्स A लिख दिया। तो सॉरी इसको करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर चेक कर लो किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। और किसके बराबर आ गया, बस तो ये लो फिनिश। ये क्या हो गया, अब मैंने आपको ये करवा दिया, ये आप खुद ट्राई करेंगे दूसरा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। और अब हम इसकी एक लास्ट थ्योरम पढ़ते हैं और इसका जो बेसिक का धमाकेदार पिटारा बंद कर देते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट थ्योरम देखेंगे अब हम लास्ट प्रमेय करते हैं। थ्योरम क्या है, प्रत्येक वर्ग अवयव A को सममित एवं विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं, A बराबर सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर सममित अवयव क्या कहलाती है हमारे पास, A प्लस A का ट्रांसवर्स प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसवर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 1/2 क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि सममित और विषम सममित के टोटल यानी कि योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जब A कब आएगा, ये जब इसका 1/2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो हाफ A और हाफ A क्या होगा, A बन जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आज का ये धमाकेदार जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था यही समाप्त करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोगों का प्यार हमारे साथ यूं ही सदा बना रहे। इसी के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।